हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकेजी हिस्ट्री प्रैप पर। मैं आपका अपना दोस्त। आज जो है राज्य के नीति तत्वों के बारे में हम बात करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आखिरकार कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, कितने कौन से भाग में है, कितना कितना वर्णन है, ये सारी चीज़ें हम सब लोग देखेंगे आज। और अभी हम आपको इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको जो है समझ में आ जाएगा। और ये जो चैप्टर है ये COT वाले नंबर देके जाता है, ठीक है ना। अगर आपको अनुच्छेद याद है तो मैचिंग द फॉलोइंग्स करके आते हैं, या डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं कि नालसा मतलब जैसे विधिक सहायता का वर्णन किस में किया गया है, प्रसूति सहायता का वर्णन किस में है, समान कार्य के लिए समान सहायता या समान वेतन, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है कौन से अनुच्छेद में है। और यानी कि DPSP ये बाध्यकारी हैं या सलाहकारी हैं, ठीक है ना, कल्याणकारी हैं या गैर कल्याणकारी, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको जो है इस राज्य के नीति तत्वों के बारे में मिल जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के ही। हाँ देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है ना। ये संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। आखिरकार ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है ना। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान, इसका सोर्स क्या है, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है ना। तो आगे ये देखा जाता है कि न्यायालयों द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है, यानी कि इनकी प्रकृति जो है वो ऐसा नहीं है कि हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का, मौलिक नहीं हाँ निधि निर्देशक तत्वों का, या जो है हमारा अधिकार मतलब हनन हुआ हमारा किसी भी अधिकार का, जो अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं, तो वो आप उनके लिए लागू कराने के लिए सीधे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। जबकि फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो आप जा सकते हैं। तो यही दे रहा है कि ये कैसे इन्फोर्सिएबल हैं, ठीक है ना। आगे हम पढ़ते हैं आखिरकार ये क्या है। राज्य के कर्तव्य हैं, ठीक है ना। तो राज्य का कर्तव्य है तो ये राज्य को ही दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो देखते हैं आखिरकार क्या दिया गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, इनको पहले कानून बनाएंगे तब जाके इनको लागू करना पड़ता है। तो 38 क्या कहता है, अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर वाली सामाजिक व्यवस्था, ठीक है ना। ये व्यवस्था बनाने का कौन से अनुच्छेद 38 में है। 39 में क्या है, 39 बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही है। देखिए, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, कौन कौन से, जैसे स्त्री, पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, मतलब धन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो, ऐसा ना हो किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में संकेंद्रण हो जाए। पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन, ऐसा ना हो कि जैसे जेंडर इक्वालिटी की बात भी कहाँ की जाती, इसी में देख रहे हो, देखो ना, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी जेंडर इक्वालिटी की बात भी आर्टिकल 39 करता है, ठीक है ना। इन सबको आप याद रखिए। बालकों हेतु, और किसकी बात करता है, ये बालकों की भी बात करता है। बालकों हेतु, तो इसमें और किसकी बात की गई है, बच्चों को भी इसमें जो है ध्यान दिया गया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ इसी में ही आर्टिकल 39 को अच्छे से देखते हैं। 39 का कहता है कि समान न्याय, यानी कि समान न्याय की बात करता है। निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं जो अपना वकील नहीं कर सकते अपना केस लड़ने के लिए, तो उन लोगों को जो विधिक सहायता है वो राज्य उपलब्ध कराएगा। उनको वकील कौन प्रोवाइड कराएगा, राज्य कराएगा, यानी कि नालसा। तो ऐसी नालसा है, ऐसे यहाँ पे याद रख लीजिए, ठीक है ना। अपना अपना स्टेट का अलग होता है। यहाँ देखो, अनुच्छेद समान न्याय हो गया, निःशुल्क विधिक सहायता हो गई, तो ये सारे चीज़ें किस में हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में धन हो, ये अनुच्छेद 39 ही बात करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी अनुच्छेद 39 ही बात करता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 40 की ओर। गांधी जी ग्राम पंचायतों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों का जो वर्णन है वो कहाँ है, अनुच्छेद 40 में दिया गया क्या, ग्राम पंचायत। 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, ये वर्ड याद रखिए, काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने को प्रभावी प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 42 में जो घर घर आज जो है आप देखते होंगे एम्बुलेंस आ जाती है महिलाओं की डिलीवरी के लिए, तो वो किस में आता है,
प्रसूति सहायता जो है वो अनुच्छेद 42 में दी गई है। ठीक है ना, किस में है? अनुच्छेद 42 में जो है प्रसूति सहायता का प्रावधान किया गया है। यहाँ लिखा भी है, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तक प्रसूति सहायता का प्रावधान करेगा। 43 कहता है कि राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी मिलना चाहिए और कुटीर उद्योगों का जो है संवर्धन करने का प्रयास कौन करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है। 43 का बोलता है कि आखिरकार जो उद्योग है, इनकी इंडस्ट्री है, उनके मैनेजमेंट में भी जो है कर्मकारों की भागीदारी हो। ठीक है ना, ये भी सुनिश्चित करने का काम किसका है? राज्य का है। अनुच्छेद 44 के अनुसार, अब आखिरकार आप लोग अभी खूब न्यूज में सुन रहे होंगे डेली, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये सारी चीज़ें जो है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है ना, आगे बढ़िए आप लोग। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। ठीक है ना। देखो क्या लिखा है अनुच्छेद 45 में, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा कौन? राज्य। 46 बोलता है कि राज्य अनुसूचित जातियों यानी SC और ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों, कमजोर वर्गों हेतु क्या करेगा? शिक्षा तथा आर्थिक सहायता में वृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है ना। दुर्बल वर्ग मतलब पेंशन वगैरह की जो व्यवस्था है वो भी आर्टिकल 46 से कहीं ना कहीं जो है प्रेरित है। तो आर्टिकल 47 क्या बोलता है कि राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि का सुधारने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन का, ठीक है ना, कौन कौन से वर्ड्स हैं? वर्ड्स याद रखिए। 48 क्या करता है? राज्य क्या करेगा? कृषि, पशुपालन आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। गाय बछड़ा किसका है? गाय है, बछड़ा है और दुधारू पशुओं और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध मतलब रोकने का प्रयास करेगा। जैसे अभी आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो है गायों का जो वध करना, जो दुधारू गाय हैं उनको वध करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे ही कई अन्य राज्य हैं जो गौवध पर जो है प्रतिबंध लगाने, क्योंकि वो दुधारू पशु हैं या कोई भी अन्य पशु है जो दुधारू है उसको वध करने पर जो है राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। तो वो कहाँ से कहीं ना कहीं प्रेरित है? तो ये सारा प्रेरित है आर्टिकल 48 से। ठीक है ना। आर्टिकल 48 काम में दिया गया है कि आखिरकार देश का जो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन है, अभी हम क्लाइमेट चेंज देखते रहते हैं, तो ये कहाँ से प्रेरित है? पर्यावरण के संरक्षण के बारे में। ठीक है ना, तो ये कहाँ से? आर्टिकल 48 से वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, 48 का में। और 49 क्या बोलता है? अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आप राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, लाल किला है, ठीक है ना, हमारी संसद भवन है, चाहे वो राष्ट्रीय महत्व जैसे लाल किला हो गया, आगरा में ताजमहल हो गया, या कोई अन्य जो है ऐतिहासिक महत्व का हो, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, कोई स्थान है या वस्तुओं का संरक्षण है, संरक्षण प्रदान करने का काम कौन करता है? राज्य की जिम्मेदारी बनती है। अनुच्छेद 50 जो है वो क्या बोलता है? लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और अनुच्छेद 51 जो है वो बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवृद्धि का प्रयास करेगा कौन? राज्य। अब हम देख लेते हैं, हमने दोनों तो पढ़ लिए, मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार और डायरेक्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है? तो बेसिक डिफरेंस देख लीजिए। सबसे पहला बेसिक डिफरेंस तो यही है कि ये भाग, यानी कि ये भाग 3 में है। किस में है? यानी कि ये भाग 3 में है कौन? फंडामेंटल राइट्स। और DPSP का जो वर्णन है वो भाग 4 में किया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है ये कौन? मौलिक अधिकार। और DPSP किससे प्रेरित है? कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। इनकी प्रकृति नकारात्मक है, इनकी प्रकृति सकारात्मक है, ये वाद योग्य हैं। इनके उल्लंघन पर सीधे कहाँ? आर्टिकल अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कहाँ जाया जा सकता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीधे जाया जा सकता है। और ये इनकी प्रकृति कैसे हैं? ये गैर वाद योग्य हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये कानूनी रूप से मान्य है और ये नैतिक एवं राजनीतिक रूप से मान्य है। इनको लागू करने के लिए
किसी विधान की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं है, जबकि डीपीएसपी को लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत कल्याण को ये प्रोत्साहन देते हैं, ये सामाजिक आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, ये नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, ये सरकार कानून बना के जो है नागरिकों को प्राप्त कराती है, ठीक है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर की जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ही करा दूंगा मैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि राज्य के नीति तथा सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत नहीं, सामाजिक प्रजातंत्र नहीं, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना नहीं, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना ही मेन एम था, अभी हम पढ़ के आए हैं, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। मैं टीपीएसपी बोल दूंगा सीधे, ठीक है ना, इतना बड़ा बोलते हुए टाइम भी जाएगा आप भी। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं, ये नहीं है। और नेक्स्ट पढ़ ली, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो ये नहीं है हमारा सी। बाकी ये दोनों तो ऊपर के हैं, और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना तो आप प्रेमबल में ही देखते होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, राज्य की निर्देशक यानी कि डीपीएसपी किस प्रकार फंडामेंटल राइट से भिन्न है। आखिरकार फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में जो है क्या डिफरेंस है। देखिए, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्य के लिए गलत, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है, गलत, कुछ समझ में नहीं आता क्या लैंग्वेज लिखते हैं। निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय है, ठीक है, यानी कि निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं, इन प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इन्फोर्सिएबल नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो है इन्फोर्सिएबल है, मतलब इनका उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते, यही इसका कहने का मतलब है। नेक्स्ट बढ़ते, निर्देशक क्या है, ये अबाध योग्य हैं, मतलब ठीक है ना, इनके उल्लंघन पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता, यही इसका मतलब है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 की ओर हम लोग चलते हैं। तो 5 की ओर चलेंगे हम। देखिए 5 में क्या लिखा है, विधायिका के कृत्यों पर, यानी कि लिखा है क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में डीपीएसपी क्या है, आखिरकार क्या है। विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते नहीं करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंध करते नहीं करते हैं, यानी कि विधायिका कार्यपालिका दोनों के कार्यों पर ये जो है बाधा नहीं डालते, निबंधन नहीं करते, बंधन नहीं लगाते हैं। तो इसमें से यानी कि डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। ना तो ऑप्शन एक सही है, ना ही ऑप्शन दूसरा सही है, तो यानी कि क्या हो गया, इसका आंसर डी हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आप लोग देखिए, अच्छे से पढ़ना ध्यान से। देखो, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या कौन से सही हैं। देखिए किसके भाग 4 में, यानी कि डीपीएसपी की बात कर रहा है, तो डीपीएसपी के बारे में हमें देखना है। तो देखते हैं डीपीएसपी के बारे में। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, नहीं होंगे। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही, राइट है ये। इस भाग में अधिकतर सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। इस भाग में अधिकतर सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, हाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हम। राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, भाई ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो है राज्य इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है, ठीक है ना। राज्य इन चीज़ों का ध्यान रखता है, इस हिसाब से ऑप्शन जो है डी हमारा ठीक हो गया। देखते हैं आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। राज्य के यानी कि डीपीएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से विचार सही हैं। तो हमें ये देखना है कौन से विचार आखिर सही है किसके, डीपीएसपी के बारे में। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ठीक है। इन तत्वों में अंतर्विश्व उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या इन्फोर्सिबल नहीं है, सही है। तो यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही क्या है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ठीक हो जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो कहाँ है। अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं वही चैप्टर है कि राज्य के नीति तत्वों में है, तो कल्याणकारी राज्य का वर्णन कहाँ है, डीपीएसपी में ही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो पहला ही ऑप्शन सही है इसमें, कौन सा, राज्य के नीति तत्व यानी कि डीपीएसपी, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, देखिए आगे बढ़ते हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो।
देखो, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा? डीपीएसपी, लोअर पीसीएस यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़िए, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है? डीपीएसपी में ही। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। हाँ, ये देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भाग में विभाजित किया सकते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी मैंने बताया था कि आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें समाजवादी, उदारवादी या गांधीवादी मॉडल, जैसे अनुच्छेद 40 आपने पढ़ा, ठीक है ना, पंचायतों ग्राम पंचायत गठन, तो कैसे गांधीवादी है, ठीक है ना वो अनुच्छेद। लेकिन ये सहज अध्ययन यहाँ लिखा है कैसा? सहज अध्ययन के लिए जो है हमने खुद से डिवाइड किया, ये संविधान में नहीं है इसका वर्णन, ठीक है, ऐसा कि बटे हुए नहीं है। तो ये आखिरकार ऐसे सहज अध्ययन के लिए उपरोक्त मतलब चारों जो है सही है इसके, ठीक है ना। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो हमने सबसे पहले ही पढ़ाया था कहाँ से? आयरलैंड से जो है ये प्रेरित हैं। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से? अमेरिका से प्रेरित हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है कि भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं ये? आयरलैंड से। रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत, देखिए यूपीपीसीएस 2005 1994 में पूछा गया है। भारतीय संविधान के में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है, तो वहीं कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निर्देशक सिद्धांत हैं, कैसे हैं? कैसे हैं आप ही बताइए, कैसे हैं? वाद योग्य है? नहीं, ये क्या वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, यही ऑप्शन सही है। वाद योग्य कौन से हैं? फंडामेंटल राइट्स ही वाद योग्य हैं। ये लिखा है मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, ठीक है ना। तो निर्देशक सिद्धांत कहाँ है? वाद योग्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन से के लिए आधारभूत है? तो भाई ये देश के शासन के लिए आधारभूत कौन से हैं? तो शासन के लिए मतलब चलाने के लिए राज्य के निर्देशक सिद्धांत जो हैं जरूरी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो देखिए हमने आर्टिकल 39 में पढ़ा था, ठीक है ना, धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण, ठीक है ना, किसका? धन का, यानी कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सेंट्रलाइज नहीं चाहिए कि हाथ में नहीं आना चाहिए सादा पैसा। तो ये कहाँ है? डीपीएसपी में वर्णन है अनुच्छेद 39 का, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो कहाँ किया गया समान कार्य के लिए समान वेतन? अनुच्छेद 39, ठीक है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में है ये वर्णन, ठीक है ना। तो किस में है? अनुच्छेद 39 डीपीएसपी में। तो देखो कितना पूछा गया है, 19 यूपीपीसीएस, फिर यूपीपीसीएस में, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में, फिर यूपी यूडीए सब में पूछा ही गया। देखते हैं हम। नेक्स्ट बढ़िए, कौन सा राज्य के निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण नहीं भैया, ये तो अनुच्छेद 22 है। कहाँ है? ये है मतलब फंडामेंटल राइट्स में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये भी नहीं है भाई। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस में वर्णन किया गया है? हमारा अनुच्छेद 21 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम कहाँ हैं, ये देखते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण नहीं, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 लागू होता है ये, तो यही हमारा डीपीएसपी है, ठीक है। ये देखिए, निम्नलिखित कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है ये हमको देखना है, यानी कि डीपीएसपी का होगा उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये क्या है? डीपीएसपी है। पहचान लीजिए, कानून के समक्ष बराबरी, कानूनी समर्थन, ठीक है ना, ये अनुच्छेद 14 है। तो धर्म पालन की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कैसे हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं। बाकी ये क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये ही नहीं है, ठीक है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली हमने अभी देखा था कि गांधीयन थॉट्स के तहत अनुच्छेद 40 था, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 40 जो है भाग है हमारा डीपीएसपी का, तो किस में वर्णन है पंचायती राज सिस्टम का? डीपीएसपी का, ठीक है ना। तो यही आंसर ठीक हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हम। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती गठन के लिए राज्य की सरकारों को निर्देश देता है? तो मैं जस्ट अभी आपको बताया ही हूँ कौन सा, अनुच्छेद 40। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश करता है? तो भैया अभी फिर से बताया गांधीयन थॉट था अनुच्छेद 40, ठीक है ना, डीपीएसपी का। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत गठन, तो ये क्या है? एक मौलिक मूलभूत अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य नहीं, निर्देशक सिद्धांत है। तो यही ऑप्शन ठीक हो जाता है, कौन सा? निर्देशक सिद्धांत वाला ऑप्शन ठीक हो जाता है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। हमको ये सब जो है मिलान करने, मैच मैच द फॉलोइंग करना है। इनको देखिए अच्छे से मिलाते हैं हम, ठीक है ना। हम आपके सामने अभी मिला के दिखाते हैं। देखिए ग्राम पंचायतों गठन, अभी आपने पढ़ा था अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन की बात कही गई है, ठीक है ना। ग्राम पंचायतों गठन की बात कही गई है। तो ग्राम पंचायतों गठन अनुच्छेद जो है 40 में ग्राम पंचायतों गठन है। कृषि एवं पशुपालन, तो कृषि और जैसे ही पशुपालन जी दिख जाए आर्टिकल 48 पे लगा दीजिए आप। अब हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता किसमें बताया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में बताया था हमने। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, हमने ये बताया था आपको अनुच्छेद 50 में। और अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है अनुच्छेद 51। कौन सा अनुच्छेद बात करता है, अनुच्छेद 51 में जो है ये व्यवस्था की गई है। मैं इनको जो है दोबारा से मैच कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कौन करता है, अनुच्छेद 51। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में, 50 में। कृषि एवं पशुपालन किस में, आर्टिकल 48 में। समान आचार संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कौन करता है, ये करता है 44। और ग्राम पंचायत तो गठन की बात करता है हमारा अनुच्छेद 40। तो इस हिसाब से ये मैच होता है, यानी कि ए का 5 बी का 1, ए का 5 बी का 1 सी का 2। देख लीजिए ए का 5 बी का 1, ए का 5 बी का 3, हमने क्या गलत कर दिए क्या, नहीं इसमें जो है ए का 5 है बी का 3, तो ये ऑप्शन इसमें से जो है कोई नहीं है, ठीक है ना। मैच सही से नहीं किया गया है, तो इस हिसाब से उपर्युक्त ई जो है हमारा ठीक नहीं है, यानी कि इसमें से कोई ठीक ही नहीं है, ठीक है ना। बीपीएससी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ से बढ़ते हैं, फिर से वही अनुच्छेद मैच करने के लिए आ गए, तो मिलान कर देते हैं। फिर से मैं आप लोगों को मिला के दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये दूसरा है क्वेश्चन, ग्राम पंचायत तो गठन जैसे ही आए वैसे ही यहाँ पर अनुच्छेद 40 ध्यान रखिए, ठीक है ना। अनुच्छेद 48 जैसे आए तो कृषि एवं पशुपालन पे आ जाइए। समान न्याय संहिता अनुच्छेद आप इस पे आ जाइए। और अनुच्छेद काम करने का अधिकार, ये किसमें है, 41 में। तो यानी कि सारे के सारे ये मैच किए हुए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हम आगे की ओर। नेक्स्ट देखिए यहाँ हमें देखना है आखिरकार कौन सा सही सम्मिलित नहीं है।